Assalamu alaikum dear students, welcome to Introduction to Bioinformatics class. I am Marixa. First we will look into the recap, what we have done previously. We have studied what is ORF, open reading frame, क्या होता है, and then we have studied the differences between eukaryotes and prokaryotes, और उसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के प्रोसेस को भी डिफ्रेंशिएट किया था यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में। और हमने ये देखा था कि यूकैरियोट्स बेसिकली जो यूकैरियोट सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है, एंड इन दैट न्यूक्लियस देयर इज़ अ डीएनए और जीनोम मटेरियल इज़ प्रेजेंट। इन द सेम वे प्रोकैरियोट्स में जो है न्यूक्लियस नहीं होता, बट देयर इज़ अ जीनोम मटेरियल प्रेजेंट, like freely present inside the prokaryote cell. उसके अलावा हमने फाइंडिंग ऑफ फ्रेम्स किए थे. देयर आर 6 ओपन रीडिंग फ्रेम्स जिसको हमने स्टडी किया था कि कैसे हम जो है ओपन रीडिंग फ्रेम्स बना सकते हैं. हम बेसिकली दीज स्टेप्स इंक्लूड्स इन द ट्रांसलेशन. जब ट्रांसलेशन हो रही होती है तो हम 6 ओपन रीडिंग फ्रेम्स बना रहे होते हैं जो कि स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन पर जो है के थ्रू वो फ्रेम्स बन रहे होते हैं. और ओपन रीडिंग फ्रेम में जो स्टार्ट कोडॉन तो इंक्लूड होता है, लेकिन स्टॉप कोडॉन इंक्लूड नहीं होता उस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर, बट जो ट्रांसलेशन है वो स्टॉप कोडॉन से रुक जाती है, यानी कि स्टॉप हो जाती है. ओके, now today we will look into the insight of the genomics and proteomics is our next topic. बेसिकली इनसाइड ऑफ जीनोम हम जीनोम को डीपली स्टडी करेंगे कि इनसाइड ऑफ जीनोम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो जो प्रेजेंट हैं. The recipes for all the proteins that take part in our lives are stored in long molecules called DNA, which is called deoxyribonucleic acid. जो DNA है उसकी एब्रिविएशन deoxyribonucleic acid है. और जो प्रोटीन्स बेसिकली एंड प्रोडक्ट है, जो फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं उनकी जो और रेसिपी होती है वो स्टोर होती है एक लॉन्ग मॉलिक्यूल जिसका नाम DNA है, जिसका हम DNA कहते हैं. उस पर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. बेसिकली जो हमारा हम इस चीज़ को समझते हैं, लाइक जो DNA है इस पर क्या होता है कि जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं इनसाइड द ह्यूमन्स बॉडी, लाइक जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, ठीक है, और हमारी जो ह्यूमन बॉडी की जो अपीयरेंस होती है वो सब ईच एंड एवरीथिंग इज़ इनकोडेड ओवर द DNA. ठीक हो गया. एंड देन इन यूकैरियोट्स DNA इज़ टाइटली पैक्ड एंड स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूकैरियोट्स जो सेल्स होते हैं उनमें उन सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर DNA इज़ टाइटली पैक्ड और उसके अंदर स्टोर हुआ होता है. अच्छा, DNA कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ डबल हेलिक्स विद 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स. आप सबको पता है कि DNA जो है वो डबल हेलिक्स है और उसके 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं. अगर एक जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो दूसरा 5 से 3 प्राइम पे एंड हो रहा होता है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में. अगर हमें each strand is a chain of a nucleotides that are fixed to a sugar backbone stitched together via phosphate bond. अच्छा, जो हमारा there are 2 डबल हेलिक्स जो स्ट्रैंड्स हैं उसमें हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो हर स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड चेन है. और जैसे आपको पता है कि आपको मैंने क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पेपर था जो आपका एग्ज़ाम पेपर था, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि आप 5 प्राइम से 3 प्राइम का मैंने एक आपको सीक्वेंस दिया था. मैंने कहा था कि इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ड्रॉ करें. तो आप लोगों ने क्या किया था कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस था उसका ड्रॉ किया था. तो उसमें ईच स्ट्रैंड इज़ अ चेन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड्स. तो वो एक जो स्ट्रैंड है इज़ अ चेन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड्स, और वो कैसे फिक्स हुए होते हैं. शुगर बैकबोन होती है एंड स्टिच टुगेदर वाया फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक शुगर ग्रुप होता है. उन दोनों के थ्रू जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, लाइक एक बैकबोन की तरह वो उनमें जो है फिक्स होते हैं, उनको डैमेज नहीं हो सकता. जैसे कि आपकी अपनी बैकबोन है, ह्यूमन बॉडी की जो बैकबोन है उसमें अगर एक भी पीस आप निकाल देते हैं तो वो जो है वो स्ट्रेट नहीं रह सकता. इसी तरह से जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको भी जो है जॉइन किया हुआ है शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स ने. ओके,
In this diagram you can see this is one strand and this is the second strand. It first strand runs from 5 end to 3 end and the second strand start from 3 end to 5 end. अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि this green part is the adenine and this purple part is the thymine. Okay, and this pink part is the cytosine, this blue part is the guanine, and again this purple part is the thymine, this green part is adenine, and at the last blue part is the guanine and this पिंक पार्ट इज़ द साइटोसिन. ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये शुगर ग्रुप है. और ये फॉस्फेट और शुगर ग्रुप, फॉस्फेट शुगर इन द सेम वे दूसरे स्ट्रैंड पर भी ऐसे ही है. फॉस्फेट एंड शुगर ग्रुप ने जो है एक बैकबोन बनाई हुई है जिसके थ्रू जो है एडेनिन और सारे जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है वो यहाँ पर फिक्स्ड है. ठीक है, और अब ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं इनके दरमियान जो बेसिकली एडेनिन और थायमिन के दरमियान बॉन्डिंग है, एंड देन यहाँ पर साइटोसिन एंड गुआनिन के दरमियान बॉन्डिंग है. सारे जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के दरमियान बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं. फॉर प्रोटीन्स द मोनोमर्स आर अमाइनो एसिड्स. जो प्रोटीन्स होते हैं उसके जो मोनोमर्स हैं, मतलब एक सिंगल उसके अंदर जो बेस पेयर है उसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं. फॉर न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए है तो उसके जो मोनोमर्स हैं एक सिंगल जो बेस है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर डिफरेंस पता चल गया होगा कि दिस इज़ न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज़ अमाइनो एसिड. तो जो प्रोटीन्स के लिए मोनोमर है वो अमाइनो एसिड है और जो न्यूक्लियोटाइड के लिए मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड है. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के लिए जो मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड्स है. अच्छा, ईच ऑफ विच इज़ मेड ऑफ पेंटोज शुगर, अ नाइट्रोजीनियस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप. यहाँ पर जो है फॉस्फेट ग्रुप है, दिस इज़ द 5 कार्बन शुगर ग्रुप एंड दिस इज़ द नाइट्रोजनस बेस. मतलब इन तीन जो है कंपोनेंट से ये जो है न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनता है. ठीक है, अ मोनोमर इज़ अ मॉलिक्यूल दैट as a unit binds chemically to other molecules. Large number of monomers unit combine to form polymers in a process called polymerization. अच्छा, जब हमने ट्रांसलेशन में देख रहे थे कि राइबोसोम जो है वो आरएनए को स्कैन कर रहा है और जब वो स्कैन कर रहा होता है तो उससे जो है वो क्या करता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनती जा रही होती है. ठीक है, एक सिंगल स्ट्रैंड जो आपको वहाँ से पॉप आउट हो रहे होते हैं अमाइनो एसिड्स, वो एक चेन बनाते हैं और उसकी जो चेन बन रही होती है पॉलीमर्स जब कंबाइन कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन. और जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, पॉलीमराइड चेन जो कंप्लीट हो जाती है, देन वो प्रोटीन को की फॉर्म होती है एंड दैट इज़ टर्शरी स्ट्रक्चर. और वो जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फोल्ड्स में अपने आप को फोल्डिंग हो जाती है एंड दैट फोल्डिंग उसके बाद जो है वो जो क्या करता है कि अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, तब वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है. अच्छा, ईच स्ट्रैंड इज़ कंपोज ऑफ ऑल्टरनेटिंग शुगर फॉस्फेट ग्रुप. जैसे कि मैंने आपको बताया ये फॉस्फेट है एंड दिस इज़ शुगर ग्रुप. ठीक है, इन दोनों से बनता है फॉर्म अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन. अब ये शुगर एंड फॉस्फेट क्या कर रहा है कि बैकबोन जो है वो बना रहा है एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड. ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो सेव रहते हैं और डैमेज नहीं होते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच टू द बैकबोन, 1 न्यूक्लियोटाइड पर 1 शुगर. अब हर न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या है, एक शुगर है. ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक शुगर है एंड देन शुगर दो इनके दरमियान क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है. ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई हैं तो हम आगे चलते हैं. अच्छा, अगेन यू कैन सी दिस इज़ द थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन एंड गुआनिन. ये दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके दरमियान क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है. इनके जो जॉइनिंग हुई हुई है ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हुई हुई है. अच्छा, now we see because of complementary of the two strands one can use one strand to infer the composition of the another strand. अच्छा, अब जो complementary sequence होता है आपको पता है कि उसका जो opposite होता है वो similar होता है. वो similar कैसे होता है, बेसिकली अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको उल्टा अगर रीड करें तो वो 3 से 5 जो होता है वो
उसका ऑपोजिट होता है, और उस ऑपोजिट को हम सीधा लाइक दोबारा से हम उसको स्ट्रेट वे मैनुअली अगर देखें तो वो सिमिलर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने जो हमारे पास अगर एक सीक्वेंस है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं या उसको कंपोज कर सकते हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस से पता अगर हमें पता है तो दूसरा हम कंपोज कर सकते हैं। बोथ स्ट्रैंड्स कैरी द सेम इंफॉर्मेशन, तो दोनों पर सिमिलर इन्फॉर्मेशन है क्योंकि दोनों सिमिलर है, बस डिफरेंस ये है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है सीक्वेंस रन कर रहे होते हैं, 5 से 3 और 3 से 5। बेसिकली उनमें जितने भी बेस पेयर्स हैं वो इक्वल हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। तो इस वजह से उन दोनों स्ट्रैंड्स पर इक्वल और एक जैसी इंफॉर्मेशन उन्होंने कैरी की हुई होती है, दोनों स्ट्रैंड्स ने। द डिफरेंस इन स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स टर्न्स डीएनए इनटू अ सॉर्ट ऑफ अ जिपर। अच्छा, अब जो उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है वो एक आपको जिपर की तरह लगती है, और इट्स वेरी लाइक इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट कि हम उसको अनजिप कर सके। जब वो डीएनए ओपन अप होता है, उस कट डाउन होता है, तो वो मतलब डबल हेलिक्स से वो आरएनए बन जाता है, वाइल द बैकबोन होल्डिंग द स्ट्रेन टुगेदर एंड प्रोटेक्टिंग द सीक्वेंस अगेंस्ट एनी डैमेज। जबकि बैकबोन ने उन स्ट्रैंड्स को जो है होल्ड किया होता है ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके और किसी डैमेज से उनको जो है सेव रख सके। अच्छा, डायरेक्शनलिटी जो स्ट्रैंड्स की होती है वो क्या होती है? टर्न्स आउट दैट टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए रन इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि मैंने बात किया कि दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं और दो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, ठीक है। टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डायरेक्शन वी हैव टू एग्जामिन अ शुगर ग्रुप फ्रॉम अ शुगर फॉस्फेट ग्रुप। तो हमें मतलब इन दोनों के बारे में जो इनकी डायरेक्शन है हम एग्जामिन करते हैं कि शुगर ग्रुप एंड फॉस्फेट जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन का कंपोनेंट होता है उसको जब हम एग्जामिन करेंगे तो हमें उसकी डायरेक्शन की समझ आ जाएगी। यहाँ पर ये देखें कि जैसे कि ये एक जो है शुगर ग्रुप है, ठीक है, और ये फॉस्फेट ग्रुप है, और यहाँ पे जो बेस थी फॉर एग्जांपल एडेनिन थी या थायमिन जो भी थी, यहाँ पे बेस अटैच्ड होती है, ठीक है। देन उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दूसरे बेस के साथ वो अटैच्ड होता है, और सिमिलर यही कंपोनेंट दूसरी साइड पर भी होता है। तो अब आप ये नंबरिंग देख रहे होंगे 1 2 and 3 and 4, ये 5 कार्बन शुगर 1 2 3 4 5। आगे ज़रा हम इसको डिटेल पढ़ते हैं। अच्छा, to make life easier and to put some order in our chemical formulas, chemists have decided to number the carbon atoms in the sugar and label them with prime notation, that is using a number and prime sign like 1 prime and 3 prime। अच्छा, अब जो केमिकल फार्मूलाज हैं, केमिस्ट ने क्या किया कि इन जो कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ लाइक 1 2 3 4 सारे पोजीशंस पर कार्बन एटम मौजूद है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनको जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनको एक केमिकल फार्मूला बनाने के लिए उन्होंने इनको क्या कर दिया है, लेबल कर दिया है केमिस्ट ने, लाइक 1 प्राइम 2 3 and 4 and 5, ठीक है। Here is a depiction of the atom numbering for a sugar group। अब जो ये जो शुगर है तो हम इसे डिपिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा एटम होता है, लाइक जो इसकी शेप है। तो अब हमें नंबर नहीं भी पता, तो हमें पता है यहाँ से 1 2 3 and 4 इस डायरेक्शन में जो है वो नंबरिंग इसकी लेबलिंग हुई हुई है। अच्छा, again we are studying directionality of the two strands. Sugar is attached to backbone with a 5 and where we find a phosphate group and with 3 and on the other side। अच्छा, अब ये जहाँ पे हम नंबर्स हमने दिए थे, यहाँ से 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5। अब इस 5 के साथ क्या है, मतलब हमारा 5 प्राइम एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 एंड है, ठीक है, जैसे कि ये है। और बेस्ड ऑन दिस नोमेनक्लेचर द डीएनए हैज़ अ 5 and 3 and according to the carbon atom of the sugar that ends the chain, ठीक है। बेसिकली कहने का ये है कि जो हम 5 से 3 एंड हम जो बता रहे होते हैं कि ये 5 से 3 प्राइम एंड तक इसका सीक्वेंस है और ये 3 to 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 एंड के साथ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जब एंड हो रहा है तो वो 3 एंड है। इसी तरह से ये 3 एंड है और यहाँ पर ये 5 एंड है। तो 5 से 3 और 3 से 5, मतलब सिंपल, वेरी सिंपल कि
जो हमारा एक स्ट्रैंड है वो 5 से अगर 3 पे स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा 3 से 5 है, लेकिन हम इसको अगर इसको हम उल्टा करें, लाइक इसको बैकवर्ड रीड करें तो 5 से 3, तो वो सिमिलर होगा विद द फर्स्ट स्ट्रैंड, ठीक है। तो इसकी जो नॉमेनक्लेचर है 5 प्राइम और 3 प्राइम की, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। और अगर क्वेश्चंस हुए तो वी विल डिस्कस इन द लाइव सेशन। नोटिस दैट इफ वन स्ट्रैंड रन्स फ्रॉम 5 to 3, द अदर कॉम्प्लीमेंट्री वन रन्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम 3 to 5। अगर 5 से 3 स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा 3 से 5 हो रहा है। तो अब आपको ये इन कार्बन एटम्स से समझ आ गई होगी कि ये 5 से स्टार्ट होता है और एंड जो है वो 3 पे हो रहा होता है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक शुगर ग्रुप जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होता है उसका जो एंड हो रहा था वो 3 प्राइम पे हो रहा होता है, और यहाँ पर जो इसका कन्वर्ट होता है जो उसका ऑपोजिट है वो 5 से 5 पे एंड हो रहा होता है, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पे ये 5 पे एंड हो रहा है, यहाँ पर जो था 3 पे स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगेन यू कैन हैव अ लुक इनटू द जीनोम, ठीक है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है, ये बेसिस है और ये शुगर ग्रुप है, दीज आर द फॉस्फेट ग्रुप्स। ये बेस को आप इसका जो जनरल व्यू है इसको देख सकते हैं कि ये शुगर ग्रुप है, इसको 1 2 3 एंड 4 एंड 5, और इसकी जो अपोजिट साइड पे है जो शुगर ग्रुप होता है उसकी कुछ इस तरह की पोजीशन होती है, इस वजह से ये 3 पे स्टार्ट हो रहा होता है और 5 पे एंड हो रहा होता है, ठीक है। ओके, इनसाइड ऑफ द जीनोम अगेन जीनोम साइज़ की बात कर लेते हैं। हमने डायरेक्शनलिटी की बात की, हमने जो है बॉन्डिंग की बात की, हमने फॉस्फेट एंड शुगर की बात कर ली। अब हम साइज़ पे आते हैं कि जीनोम का साइज़ क्या होता है। बेसिकली जो जीनोम होता है उसका जो कंप्लीट सीक्वेंस होता है डीएनए का, उसको हम जीनोम कहते हैं। द जीनोम इज़ देयरफॉर द टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट इज़ कैरिड विद इन द सेल। जो सेल के अंदर एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो जीनोम की, जो जीनोम होता है उसका जो टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सेल में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। दैट इंक्लूड्स द डीएनए इन द न्यूक्लियस, और जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है यूकैरियोट सेल्स में, एंड डीएनए इन एनी ऑफ द ऑर्गेनल्स। अच्छा, वो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि डीएनए जो है वो किसी ऑर्गेनल में भी होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लाइक हार्ट, किडनी, ब्रेन, एंड देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स इन द ह्यूमन। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में डीएनए होता है, तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें भी डिफरेंट उन ऑर्गेनल्स में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जैसे कि न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है और उसमें डीएनए होता है, इसी तरह जो सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारे लिए एक नई बात है। एंड टर्न्स आउट द सम ऑफ द ऑर्गेनल्स आल्सो इंक्लूड डीएनए। तो हमारे लिए नई बात यह है कि कुछ ऑर्गेनल्स हैं जिसमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है, और इसमें हमारे पास एग्जांपल है। इन एनिमल सेल्स सच ऑर्गेनल इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो आप सेल को अगर स्टडी करते हैं उसमें उसकी पिक्चर व्यू देखते हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपको नज़र आता है, और वो है एनिमल सेल्स में। तो उस में हम ये कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। और इसी तरह प्लांट सेल्स होते हैं, जैसे कि देयर इज़ द क्लोरोप्लास्ट, उसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आगे हम इनकी ज़रा डिटेल पिक्चर देखते हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट कहाँ और प्रेजेंट है। ओके, ये है हमारा एनिमल सेल और दीज आर द डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जीनोम है, और जो आप लोगों को इसमें पता है कि साइटोप्लाज्म एक काइंड ऑफ लिक्विड फॉर्म होती है सेल में, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी पता है आपको। राइबोसोम का तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो आरएनए को स्कैन कर रहा होता है, जिसमें वो राइबोसोम बेसिकली द प्रोटीन फैक्ट्री, यहाँ पर जब आरएनए रिलीज़ होता है एंड देन आरएनए जो है वो राइबोसोम उसको स्कैन कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमने एक थर्ड लेक्चर था हमारा रिवर्स वैक्सीनोलॉजी का, जिसमें हम ACE2 के बारे में पढ़ रहे थे। ACE2 रिसेप्टर होता है और
उसमें हमने देखा था कि जब ट्रांसलेशन हो जाती है और न्यूक्लियस में के जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो स्पाइक प्रोटीन्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा मेन जो है वेयर इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस ब्लू पार्ट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हम इसको ज़रा आगे पढ़ लेते हैं कि क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria are membrane-bound cell organelles that generate most of the chemical energy needed to power the cell's biochemical reaction। जो सेल की बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं परफॉर्म, वो अपना कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उन्हें पावर एक चाहिए होती है और वो जो पावर उनको मिल रही होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया उनको प्रोवाइड कर रहा होता है। केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है एंड स्टोर्ड इन अ स्मॉल मॉलिक्यूल जिसको हम एटीपी कहते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो इसमें सेव हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम किसी लेक्चर में हम ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे एनर्जी कैसे जो है वो उसकी प्रोड्यूस हो रही है और कैसे वो यूटिलाइज हो रही होती है सेल में, ठीक है। दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें क्या होता है कि डीएनए जो है प्रेजेंट होता है। आगे इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की पिक्चर भी जो है उसका व्यू देख लेते हैं। ये डिफरेंट उसके माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट्स हैं एंड दिस इज़ द राइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और दिस इज़ द डीएनए। ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द डीएनए प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ये है प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर देयर इज़ न्यूक्लियस एंड देयर इज़ क्लोरोप्लास्ट। दिस इज़ ये जो ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है ओवल शेप पे, दिस इज़ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी बेसिकली क्या कर रहा होता है, प्लांट्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। वो एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड यूकैरियोट एल्गी। ये कहाँ कहाँ होते हैं कि प्लांट सेल्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट और यूकैरियोटिक एल्गी भी होते हैं। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ अ प्लांट सेल्स बट वो यूकैरियोट्स होते हैं जो वाटर में आपने देखा होगा कि ये ग्रो करते हैं। दैट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट अब्जॉर्ब सनलाइट। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर एंड देन उसको वाटर के साथ उनका कंजंक्शन होता है एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड को वो प्रोड्यूस करते हैं टू फूड फॉर द प्लांट, और वो एज अ फूड होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ह्यूमन बॉडी में जो सेल था वो माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है जो वो ऑर्गेनल्स हैं जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द प्लांट सेल एंड दिस इज़ द क्लोरोप्लास्ट। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ ग्रीन पार्ट इज़ द क्लोरोप्लास्ट और इसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब हम आते हैं बात करते हैं साइज़ के बारे में। जो जीनोम का साइज़ होता है उसको स्टडी कर लेते हैं। हमने देखा था कि डायरेक्शनलिटी को देख लिया कि कैसे डायरेक्शंस होती हैं, और हमने एनर्जी को देख लिया कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है सेल्स की, एंड डिफरेंट जीनोम के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब हम साइज़, जीनोम का साइज़ देख लेते हैं कि वो कैसे डिपेंड कर रहा होता है डिफरेंट यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में। डिस्पाइट दिस व्हेन वी विल रेफर टू जीनोम फॉर यूकैरियोट्स, जब हम यूकैरियोट्स के जीनोम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो दैट मीन्स कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। एंड वी विल रेफर टू जेनेटिक मटीरियल, और जब हम जेनेटिक मटीरियल के बारे में बात कर रहे होते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डीएनए इन द न्यूक्लियस इज़ मोस्ट ऑफन नॉट अ सिंगल मॉलिक्यूल बट रादर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड ऑर्गेनाइज्ड विद इन द क्रोमोसोम। अच्छा, डीएनए जो है वो कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता, वो डिफरेंट पीसेस में प्रेजेंट होता है और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्रोमोसोम्स में होती है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम लाइक 1 से 22 जो है वो क्रोमोसोम 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, एंड जो लास्ट क्रोमोसोम होता है उससे आपकी जो जेंडर होती है वो डिफाइन हो रही होती है। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और उन 23 पीसेस के ऊपर जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होल्ड की भी होती है।
but you don't worry about the chromosomes at this point. We are not going to study in detail chromosomes because we are, if we need it we will study, but right now we do not want to study chromosomes. कुछ लेक्चर्स तक हम क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे. अच्छा, इनसाइड ऑफ द जीनोम, जीनोम का जो साइज़ है, सो व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस? इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म. जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना ही बड़ा उसका डीएनए भी होगा. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं, यानी कि जो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया है, हैव द शॉर्टेस्ट जीनोम एंड द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द बेस पेयर्स. जो सीक्वेंस होता है डीएनए का, हम उसकी लेंथ को एक्सप्रेस करते हैं बेस पेयर्स में. ठीक है, जैसे ATC, उसका एक लंबी सी एक लेंथ होती है सीक्वेंस की. जैसे कि आपने फास्टा सीक्वेंस पे भी देखा होगा कि एक ATGC की रिपीटेड फॉर्म, जो ATGC 4 बेस पेयर्स हैं उनका एक रिपीटेड फॉर्म में एक लंबा सा सीक्वेंस होता है, एक लॉन्ग सीक्वेंस होता है, which is a unit consisting of 2 nucleobases bound to each other by a hydrogen bond. अच्छा, अब वो जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बाउंड होता है विद द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, डीएनए में सिंपली 1 बेस पेयर 1 न्यूक्लियोटाइड ऑन ईच स्ट्रैंड. अच्छा, 1 बेस पेयर जो होता है वो एक न्यूक्लियोटाइड में होता है और उसके साथ दूसरा जो स्ट्रैंड, लाइक हर स्ट्रैंड में एक न्यूक्लियोटाइड 1 बेस पेयर होता है. ठीक है, और उसके साथ फिर एक बेस पेयर्स की एक चेन होती है, न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है जो एक कंप्लीट स्ट्रैंड क्रिएट करते हैं. द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन वन ऑफ द स्ट्रैंड्स इज द साइज ऑफ द जीनोम. अब जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक स्ट्रैंड पे, वो साइज़ होता है किसी जीनोम का या उसकी लेंथ होती है. अच्छा, जीनोम साइज़ देख लेते हैं कि बैक्टीरिया हैव जीनोम्स ऑफ द लेंथ, उसकी ये रेंज है, लेंथ रेंज 0.5 to 13 मेगा बेस पेयर्स. अच्छा, जो मेगा बेस पेयर होता है, MBP मींस मेगा बेस पेयर, और इतने बेस पेयर्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं. ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली यूजली रिटन सिंपली बाय मेगा बेस. हम MB से भी इसको डिनोट करते हैं. जीनोम्स ऑफ यूकैरियोट इज़ लार्ज एंड रेंज फ्रॉम 8 MB to 670 MB. अब जो यूकैरियोटिक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी जो रेंज होगी वो 8 MB से लेकर 670 GB आप कह सकते हैं, इतनी उसकी रेंज होती है. उसका साइज़, उसका जो लेंथ होती है, इतने GB उसका डेटा होता है. और जो वायरसेस होते हैं, मच स्मॉलर जीनोम्स ऑफ द साइज़ फ्रॉम 5 to 50 KB. अब जो वायरसेस होते हैं उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो है सीक्वेंस होता है. ये क्लासिफिकेशन की हुई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, हम मैमल्स में आते हैं, एम्फीबियंस हैं, कुछ फ्लावरिक प्लांट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो है वो बताया हुआ है कि इतने नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर इनका साइज़ होता है. अच्छा, एंड एज ह्यूमंस, हम ह्यूमंस में जो जीनोम होता है उसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इतने बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि 3200 मेगा बेसेस और 3.2 GB जो है वो इसका साइज़ होता है GBs में. फॉर कंपैरिजन देयर आर, अगर इतने वर्ड्स का एक बुक है जिसका नाम है फर्स्ट हैरी पॉटर बुक, उसमें इतने वर्ड्स थे. ठीक है, एन एवरेज लेंथ ऑफ एन इंग्लिश वर्ड, जो इंग्लिश वर्ड की अगर लेंथ देखें तो 5 वर्ड्स पे डिपेंड होती है. द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ लेटर इन HP1 जो है एक प्रोटीन है, हेमेटोक्रोमेटिन प्रोटीन 1, जिसका फंक्शन जो होता है ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिवेशन हो रही होती है या ट्रांसलेशन का को स्टॉप कर रहा, तो उसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं. तो उस प्रोटीन का जो बेस पेयर की लेंथ है वो इतनी है एक प्रोटीन की. ठीक है, और प्रोटीन आपको पता है कि वो 3 ट्रिप्लन कोडॉन पर एक अमाइनो एसिड बनता है, एक कोडॉन का एक अमाइनो एसिड होता है. तो इतने अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इस प्रोटीन की साइज़ होते हैं. एट द लेटर लेवल, अगर हम लेटर लेवल पर देखते हैं, a human genome could be written in about 8300 philosopher's stones. ये जो बुक हम देख रहे थे कि उसके अंदर इतने वर्ड्स होते हैं, तो हम इतनी बुक्स लिखें
तब जाकर एक जो है ह्यूमन जीनोम कंप्लीट होता है। HP1 इज़ अबाउट 2 सेंटीमीटर थिक, उसकी जो थिकनेस है इतनी है, विच वुड मेक अ जीनोम स्टैक फॉर 166 मीटर्स। इसका जो अगर हम उसका लेंथ देखते हैं तो इतनी जो उसका स्ट्रैंड होता है वो 166 मीटर्स लॉन्ग होता है। इफ़ ह्यूमन DNA would be stretched out, it would form a very thin thread about 2 meters long। अगर हम एक DNA को स्ट्रेच आउट करते हैं तो उसकी जो एक थिन थ्रेड बन रही होती है, उसकी जो लेंथ होगी वो 2 मीटर्स लॉन्ग होगी। ओके, दिस इज़ आवर क्लोजिंग। नेक्स्ट हम लोग अगेन जीनोम एंड प्रोटियोमिक्स को उसका इंसाइट देखेंगे कि क्या है। दैन हम टर्निंग ऑफ DNA इनटू प्रोटीन्स हम देखेंगे। जीनोमिक्स की अगर बात करें तो वो DNA के बारे में बात करें, DNA की स्टडी होती है। जो प्रोटियोमिक्स है वो प्रोटीन्स की स्टडी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। और ORFs आपको पता है कि जब ट्रांसलेशन हो रही होती है कि जो कि आपने ऑलरेडी इसको डिटेल स्टडी कर चुके हैं ORFs का, हम देखेंगे कि प्रोटीन्स में कैसे इसको स्टडी करते हैं। तो दिस इज़ आवर एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू।